गॉडजिला अपने कई प्रकार की शक्तियों और भी न जाने कई ऐसे विशेष गुणों के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आपने अब तक एक भी ऐसे गॉडजिला का नाम नहीं सुना होगा जो कई शक्तियों का मालिक तो है ही, लेकिन इसके साथ ये आकाश में भी उड़ सकता है। तो आइए जानते हैं इस गॉडजिला की कहानी को, जिसे पहली बार साल 2016 में आई जापानीज मूवी सिन गॉडजिला में दिखाया गया। मूवी की शुरुआत में समुद्र में तैर रहा एक यॉट दिखाया जाता है, जिसके अंदर जापानी कोस्ट गार्ड कुछ ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो यॉट संदिग्ध अवस्था में पाया गया था। कोस्ट गार्ड के छानबीन करने के दौरान उन्हें सिर्फ कुछ पेपर्स के अलावा कोई इंसान नहीं दिखाई देता। तभी अचानक वहां एक धमाका होता है, जिससे यॉट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और पानी में तूफान आने की वजह से टनल्स में पानी भरने लगता है। और इस घटना को लेकर डेप्यूटी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी रेंडो एक सभा या मीटिंग करते हैं, लेकिन किसी को भी इस घटना की वजह पता नहीं चलती। वहीं दूसरे सीन में जब टास्क फोर्स टनल में फंसे लोगों को निकाल रहे होते हैं, उसी दौरान वहां पर एक आवाज सुनाई देती है और समंदर के अंदर एक अजीब सी चीज नजर आती है। इधर जापान के कुछ ऑफिसर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ का मानना होता है कि ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ है, जबकि कुछ ऑफिसर्स को ये हाइड्रोथर्मल वेंट लग रहा होता है। हाइड्रोथर्मल वेंट तब बनती है जब समुद्र के ठंडे पानी का गर्म मैग्मा से मिलन होता है। तभी रेंडो के तरफ से एक चौंका देने वाला जवाब आता है। वो कहता है कि समंदर के नीचे एक क्रिएचर हो सकता है जो ये सब कर रहा है, लेकिन सभी उसके बात को मजाक समझ बैठते हैं, क्योंकि वहां के पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया था और इस तापमान में कोई भी विशाल जीव नहीं बच सकता और ना ही इतनी हीट उत्पन्न कर सकता है। लेकिन उसी दौरान अचानक समंदर के अंदर से एक विशालकाय पूंछ निकलती है और ये वीडियो टीवी चैनलों पर वायरल हो जाती है, जिसे देख सभी विशेषज्ञ और ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक इतने बड़े जिंदा जीव को नहीं देखा था। इसलिए सबकी ध्यान अब रेंडो की तरफ जाती है, क्योंकि सभी लोग उसकी बात को मजाक समझ रहे थे। इसलिए अब वो इस क्रिएचर से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढ रहे होते हैं। तभी इनको पता चलता है कि वो जीव अब समंदर से नदी की तरफ आ रही है, लेकिन अभी तक इस जीव के बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं थी। फिर यहाँ पर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की डेप्यूटी चीफ हिरोमी को बुलाया जाता है। वो जायंट क्रिएचर वाली वीडियो चेक करती है। फिर पता चलता है कि उस जीव के पास पैर भी हैं, जिस वजह से वो पानी से बाहर भी आ सकता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उसका वेट बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वो बाहर आते ही अपने ही वेट के नीचे दब जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर इस जानकारी को लोगों के साथ साझा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तभी उसी समय वो जीव बाहर आ जाता है और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। इतने विशाल जीव को देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और खुद की जान बचाने के लिए वहां से भगदड़ मचाने लगते हैं। और ये घटना सभी पुलिस और टास्क फोर्स को परेशान कर देती है, क्योंकि वो जीव जहां से भी गुजरता है वहां तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ये देख प्राइम मिनिस्टर एक टास्क फोर्स का गठन करती है जो सिटी के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाल सके। लेकिन वो जीव शहर के अंदर और भी घुसने लगता है और खुद को इवॉल्व करने लगता है, जिस वजह से इसका आकार लगातार बढ़ते जाता है। पुलिस फोर्स के लिए सभी फंसे लोगों को बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर को मिलिट्री टास्क फोर्स को बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर उस जीव को नहीं रोका गया तो कुछ समय में ही वो जीव पूरे शहर को नष्ट कर देगा। अब ये जीव खुद को इवॉल्व कर लेता है, जिसके बाद उसके आगे वाले दोनों पैर भी पूरी तरह से बन जाते हैं और उसका आकार भी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ जाता है। ये देख सब काफी हैरान हो जाते हैं और कुछ देर में मिलिट्री टास्क फोर्स इस जीव को घेर लेते हैं और उस पर एयर स्ट्राइक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग नजर आते हैं, जिस वजह से मिलिट्री फायरिंग नहीं करते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस फायरिंग में किसी भी निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। जिसके बाद मिलिट्री टास्क फोर्स को वहां से वापस लौट जाना पड़ता है। अब इस क्रिएचर यानी सिन गॉडजिला की बॉडी ग्लो करने लगती है और वो वहां से टोक्यो बे की तरफ चला जाता है, जिसके बाद वो लोगों को नजर नहीं आता। लेकिन सिन गॉडजिला को ढूंढने के लिए कुछ टास्क फोर्स को भेजा जाता है, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं चला कि वो जीव आखिर है कौन और कहां से आया था। इसलिए रेंडो उस जीव के बारे में जानने के लिए टीम बनाता है। उसकी टीम अपनी अपनी काम में जुट जाते हैं। ये लोग अनुमान लगाते हैं कि इस जीव को ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए शायद न्यूक्लियर फिजन से उसे एनर्जी मिलती होगी। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि मेट्रो एरिया के अंदर रेडिएशन अचानक से बढ़ने लगता है। फिर रेंडो का एक टीममेट उसकी लोकेशन को ट्रैक करता है और उसे पता लगता है कि ये क्रिएचर जहां से भी गया है वहां रेडिएशन फैल चुका है।
फिर ये बात लोगों के बीच वायरल हो जाती है। कुछ समय बाद रेंडो से अमेरिकन एजेंट मिलने आती है जिसका नाम एनी पीटरसन होता है। वो रेंडो से प्रोफेसर गोरोमाकी को ढूंढने के लिए बोलती है क्योंकि उसने बहुत पहले ही ऐसे जीव के बारे में पता लगा लिया था, इसलिए गोरोमाकी इस बारे में हेल्प कर सकते हैं। रेंडो काफी जल्दी गोरोमाकी का इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। फिर पता चलता है कि गोरोमाकी मिसिंग है और टोक्यो की खाड़ी में जो यॉट मिली थी वो उन्हीं की थी। इसके बाद एनी रेंडो को गोरोमाकी की कुछ रिसर्च पेपर दिखाती है जिससे पता चलता है कि उस जीव का नाम गॉडजिला है और जापानीज में उसे गोजिरा भी कहा जाता है। एनी उनको कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाती है जिसमें समंदर के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट नजर आता है। ये सारी इंफॉर्मेशन गोरोमाकी ने निकाली थी जिसके अनुसार उस न्यूक्लियर वेस्ट से एक जीव म्यूटेट हो गया था और वो गॉडजिला है। लेकिन एनी ये सारी बात बकवास मानती है। वो रेंडो की टीम को गोरोमाकी की डाटा से भरी हुई एक चार्ट दिखाती है, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आता कि गोरोमाकी ने उस डेटा से क्या बताने की कोशिश की है। तभी रेंडो की टीम इस बात को नोटिस करते हैं कि गॉडजिला की बॉडी में कोई रिएक्टर सिस्टम है, जिस वजह से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसके बॉडी में कोई कूलिंग सिस्टम जरूर लगा होगा। ये जानने के बाद रेंडो की टीम एक योजना बनाते हैं जिसमें ये लोग गॉडजिला के ब्लड को फ्रीज करेंगे और ये आइडिया सभी को काफी पसंद आता है। इसके बाद इस प्लान को प्राइम मिनिस्टर के पास भेज दिया जाता है। अब रेंडो की टीम इस योजना के लिए बिना रुके असमय मेहनत करने लगते हैं। तभी अगले दिन गॉडजिला फिर से बाहर आ जाता है जिसका आकार पहले से भी काफी बढ़ चुका था। सरकार लोगों को उस जगह खाली करने के आदेश देते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं जबकि गॉडजिला शहर को नष्ट करता जाता है। इस वजह से चारों तरफ कर्फ्यू भी लग जाता है और गॉडजिला अब टोक्यो पहुंचने वाला होता है। इससे सभी मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स परेशान हो जाते हैं। शुरुआत में तो प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिलिट्री व्हीकल और वेपन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन इनके पास गॉडजिला को रोकने का कोई चारा नहीं बचता है। अंततः इनको हथियार उठाने के फैसले लेने पड़ते हैं, जिसके बाद टास्क फोर्स अपनी पूरी प्लानिंग के साथ गॉडजिला को रोकने चले जाते हैं। ये लोग सबसे पहले मशीन गन से उस पर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन इससे गॉडजिला को एक खरोच भी नहीं आती, जिस वजह से इनका ये पहला प्लान चौपट हो जाता है। इसके बाद टास्क फोर्स अगला प्लान एक्टिवेट करते हैं, जिसके दौरान गॉडजिला के ऊपर मिसाइल से हमले करे जाते हैं, पर मिसाइल से भी गॉडजिला को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनको समझ आ जाता है कि गॉडजिला काफी शक्तिशाली है और अब इस ऑपरेशन का फेज 2 शुरू करना होगा, जिसके बाद फोर्स बहुत सारे टैंक से गॉडजिला पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इस बार भी इनका प्लान बर्बाद हो जाता है। गॉडजिला पर कोई भी हथियार असर कर ही नहीं रहा था और वो इन्हीं की ओर आने लगता है। गॉडजिला को अपनी ओर बढ़ते देख अब ऑफिसर्स प्लान का फेज 3 शुरू कर देते हैं, जिससे गॉडजिला पर बड़ी बड़ी मिसाइल गिराई जाती है। पहले तो ये चीज काम करते दिखाई देती है, लेकिन इस बार भी गॉडजिला को कुछ नहीं होता। पर इस हरकत के बाद गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और वो तोड़फोड़ करने लगता है, जिसमें मिलिट्री की कुछ टैंक और एक कमांड पोस्ट नष्ट हो जाती है। जब इनका सारा प्लान फेल हो जाता है तब ये लोग अपने ऑपरेशन को रोक देते हैं, जिसके बाद यूएस की एयरफोर्स इनकी हेल्प करना चाहती है। लेकिन गॉडजिला पर हुए अब तक के हमले को देख उन्हें लगता है कि अब जो हमला होगा उससे काफी तबाही मचेगी, इसलिए पूरी शहर को खाली करना पड़ता है और अमेरिकन सैनिक गॉडजिला पर बॉम्बिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसमें गॉडजिला जख्मी होने लगता है। ये देख ऑफिसर्स खुश होने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि गॉडजिला का काम अब खत्म होने वाला है। तभी गॉडजिला काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद इसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। ये देख सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनको कोई भी अंदाजा नहीं था कि गॉडजिला अब क्या करने वाला है। तभी गॉडजिला आग उगलने लगता है और उस आग में पूरी सिटी जलने लगती है। फिर देखते ही देखते गॉडजिला एटॉमिक रे की बौछार करने लगता है और पूरी सिटी नष्ट हो जाती है। इसी बीच अमेरिकन बॉम्बर्स फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी गॉडजिला अपने पीठ से बहुत सारी एटॉमिक रे निकालना शुरू कर देता है, जिसमें यूएस एयरफोर्स के दोनों बॉम्बर्स पल भर में ही नष्ट हो जाते हैं। वहीं अब प्राइम मिनिस्टर वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि गॉडजिला की एटॉमिक रे उनके हेलीकॉप्टर से टकरा जाती है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इस तरह अब टोक्यो का एक बड़ा हिस्सा रेडिएशन वाली आग में जलने लगता है। लेकिन इस बड़े हमले के बाद गॉडजिला की एनर्जी भी अब खत्म हो गई थी, जिस वजह से वो उसी जगह पर स्थिर हो जाता है। लेकिन उसकी रेडिएशन चारों तरफ फैल गई थी, जिस वजह से सभी सिविलियंस को अंडरग्राउंड में रखा जाता है। इस घटना में प्राइम मिनिस्टर्स और कुछ ऑफिसर्स मारे गए थे, जिस वजह से रेंडो अब काफी परेशान है।
लेकिन रेंडो अपने देश को इस हालत में नहीं देखना चाहता। वो अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करता है और सभी लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं। इनका प्लान होता है कि ये गॉडजिला के ब्लड को फ्रीज करके उसे मारेंगे। इसीलिए ये लोग सबसे पहले गॉडजिला के कुछ सेल्स निकालते हैं ताकि उसकी मदद से ऐसी चीज ढूंढी जा सके जो गॉडजिला के ब्लड को जमाने के काबिल हो। सेल निकालने के बाद उसे लैब में भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद एनी यहाँ के एक्टिंग पीएम से मिलती है, जो पीएम के मरने के बाद उनका काम संभाल रहे होते हैं। एनी बताती है कि गॉडजिला को रोकने में यूएस इनकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट का एक अधिकारी इस ऑफर को ठुकरा देता है। इसके कुछ देर बाद एनी को पता चलता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने गॉडजिला को खत्म करने के लिए एक मल्टीनेशनल टास्क फोर्स बना ली है। इनका प्लान गॉडजिला पर न्यूक्लियर बॉम्ब का बौछार करना होता है। तभी एनी रेंडो से मिलती है और इस बारे में बताती है, लेकिन रेंडो ऐसा नहीं चाहता क्योंकि इस तरह जापान को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर एनी उसे बताती है कि वो भी ऐसा नहीं चाहती। जब रेंडो की टीम को न्यूक्लियर हमले की योजना के बारे में पता चलता है तो वो काफी पैनिक हो जाते हैं। तब रेंडो बताता है कि यूएनएससी ने लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कुछ टाइम दिया है और इसी दौरान हमें कुछ करना होगा। तभी रेंडो के टीम में से एक आदमी बताता है कि हमने गॉडजिला के सैंपल से ऐसी चीज तैयार कर ली है जो उसके ब्लड को पूरी तरह से जमा कर रख देगी। लेकिन ऐसा करने के लिए इनको ब्लड जमाने वाले केमिकल का 672 किलोलीटर चाहिए। इसके बाद रेंडो की पूरी टीम जान लगाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वो सभी प्राइवेट केमिकल कंपनी को इस केमिकल को बनाने को कहते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ही कम समय बचा था। देखते ही देखते केमिकल कंपनी का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। इधर मिलिट्री भी लोगों को यहाँ से निकालने लगते हैं। अब रेंडो की पूरी टीम गोरोमाकी की डाटा वाली चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर इनको लगता है कि शायद ये पेपर किसी फिगर जैसा है। इसके बाद सब इसे फोल्ड करके समझने की कोशिश करते हैं और अब गोरोमाकी की कुछ बातें इन्हें समझ आने लगती है। इसके बाद ये लोग इस चार्ट पेपर को पैरेलल स्कैनिंग के लिए भेज देते हैं, जिसका परिणाम कुछ समय बाद इनके सामने आ जाता है। फिर इनको ये यकीन हो जाता है कि गॉडजिला के ब्लड को जमाने वाला इनका प्लान कामयाब हो जाएगा। रेंडो अब इस प्लान को मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करते हैं और उन्हें भी ये आइडिया काफी पसंद आती है। अब रेंडो के टीम के पास मात्र 2 दिनों का ही समय बचा हुआ था, लेकिन इन्हें एक और दिनों की जरूरत होती है, जिसके लिए रेंडो एनी से मिलती है। जिसके बाद एनी अपने पहचान की वजह से न्यूक्लियर अटैक को कुछ दिनों के लिए टाल देती है। अब कुछ समय के बाद रेंडो की टीम अपनी प्लान को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। ऑपरेशन पर जाने से पहले रेंडो अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करता है, क्योंकि इस जोखिम भरे मिशन में कुछ भी हो सकता है। अब ये लोग अपना ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले ये लोग गॉडजिला को एक्सप्लोजन वाले ट्रेन से जख्मी करते हैं ताकि गॉडजिला नीचे गिर जाए और ब्लड जमाने वाले लिक्विड को उसके मुंह में आसानी से डाला जा सके। ऐसा करते ही गॉडजिला जाग जाता है और अपनी एटॉमिक रे से चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। फिर अगले फेज में ये लोग ड्रोन की मदद से गॉडजिला के ऊपर मिसाइल गिराने लगते हैं, जिससे गॉडजिला की एनर्जी काफी कम हो जाती है और कुछ समय बाद गॉडजिला की एटॉमिक पावर भी खत्म हो जाती है। ऐसा होते ही रेंडो की टीम वहां से बिल्डिंग को ब्लास्ट करके गॉडजिला के ऊपर गिराने लगते हैं, जिसके बाद गॉडजिला नीचे गिर जाता है। फिर रेंडो की टीम कंप्रेसर पंप की मदद से ब्लड जमाने वाले केमिकल को गॉडजिला के मुंह में डालने लगते हैं। अभी इनका प्रोसेस 30% ही हुआ होता है कि तभी गॉडजिला जाग जाता है और वहां से जाने लगता है। ये देख रेंडो की टीम फिर से ट्रेन की मदद से उसके पैरों के पास ब्लास्ट करती है, जिससे जख्मी होकर गॉडजिला फिर से नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बार रेंडो की टीम गॉडजिला के मुंह में पूरे केमिकल को डालने में कामयाब हो जाते हैं। तभी गॉडजिला फिर से उठकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब केमिकल ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से गॉडजिला वहीं पर फ्रीज हो जाता है। इस मिशन को कामयाब होता देख सभी खुश हो जाते हैं। तभी रेंडो के एक कलीग को कुछ रिसर्च डेटा मिलता है, जिससे पता चलता है कि अब गॉडजिला की बॉडी 20 दिनों के अंदर तबाह हो जाएगी। अब यूएनएससी अपने न्यूक के प्लान को कैंसिल कर देते हैं। इधर गॉडजिला की बॉडी भी धीरे धीरे तबाह होने लगती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। खैर, इस मूवी में सीन गॉडजिला को सिर्फ इनिशियल स्टेज में ही दिखाया जाता है, लेकिन अपने 5th फॉर्म में ये आकाश में भी उड़ सकता है, जिसके बारे में हम और कभी बात करेंगे।